अपन इसी चैप्टर पे बेसिस क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्जाम के अंदर काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इन सर्टेन यूनिट विच the unit length is 25 centimeter and the unit of mass is 50 gram, the numerical value of the density। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि जो डेंसिटी दी हुई है एक मटेरियल की 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद यदि यूनिट को चेंज करके लेंथ को तो आगे 25 सेंटीमीटर और मास को 50 ग्राम, इस यूनिट के अंदर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? मतलब एक सिस्टम के अंदर अपने को 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अपने को डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी दी हुई है तो दूसरे सिस्टम के अंदर ये यूनिट 25 सेंटीमीटर और 50 ग्राम मानते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो ये देखिए ये आता है कंजर्वेशन ऑफ यूनिट। ऐसे क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ यूनिट टॉपिक के अंदर आते हैं। कंजर्वेशन ऑफ यूनिट देखिए क्या होती है, जैसे फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था n इंटू यू। ठीक है, तो यहाँ n होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और u होती है यूनिट। ठीक है, अब मेरे पास में यहाँ पे दो सिस्टम दिए हुए हैं, एक सिस्टम के अंदर 128 है और दूसरे सिस्टम के अंदर अपने को न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है जिसकी यूनिट अपने को ये लेनी है। ठीक है, तो देखिए n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, u1 यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम, n2 न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम एंड u2 यूनिट इन सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो अपने को n2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यानी n1 की वैल्यू अपने को 128 दी हुई है, यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। n2 की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, और इसकी जो यूनिट लिखेंगे अपन तो वो ग्राम में ये और 25 सेंटीमीटर लेंथ में ये है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में हम क्या करेंगे, n1 u1 n2 u2। तो n1 की जगह लिखेंगे अपन 128 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, n2 की वैल्यू अपने को निकालनी है और u2 की वैल्यू में अपन डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो n2 लिखेंगे, n2 के बाद क्या लिखेंगे कि अपन कौन सी यूनिट के अंदर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर लेंथ का तो हमने 25 सेंटीमीटर लिए और मास को लिया है 25 ग्राम में। 50 ग्राम तो है मास में और 25 है अपने पास में लेंथ में, तो 25 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, अब देखिए n2 की वैल्यू अपन निकालेंगे तो 128 किलोग्राम को अपन इसे ग्राम में है 11 किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम है तो इसको ग्राम में लिखेंगे तो 1000 ग्राम। ठीक, 1 मीटर है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इधर लिखेंगे n2 इंटू 50 ग्राम इन 25 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगी। इसके बाद अपन यहाँ से जो कटर है उनको काट देंगे और जो वैल्यू अपन निकालेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास में n2 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे अपने पास n2 की वैल्यू आ जाएगी 40। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर अपने को सिर्फ ये देखना है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर यूनिट चेंज करने के लिए अपने को फिजिकल क्वांटिटी n1 u1 n2 u2 लगाना है। जो अपने पास में दिया हुआ है सिस्टम 1 में दिया हुआ है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट लिखेंगे। जो अपने को निकालना है n2 निकालना था यहाँ पे और उसकी यूनिट लिख देंगे और उसके बाद में जो वैल्यू अपने को n2 निकालनी थी n2 निकाल
निकाल देंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखिए आते हैं कंजर्वेशन ऑफ यूनिट में। कंजर्वेशन ऑफ यूनिट क्या होती है, इसके अंदर यूनिट का कंजर्वेशन मतलब, ठीक है, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर अपन जा सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में। जैसे देखिए छोटा सा एग्जांपल देखिए, जैसे 1 मीटर है वो 100 सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, मान लीजिए 1 मीटर है, इधर 100 सेंटीमीटर है, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये n1 u1 n2 u2 ऐसे है। तो u2 है, तो ये सेकंड सिस्टम के अंदर यूनिट मतलब सेंटीमीटर में देख रहे हैं, इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई थी 100 सेंटीमीटर आई, और n1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, और u1 मतलब मीटर में है, तो मीटर में अंदर फर्स्ट सिस्टम के अंदर मीटर में है, और सेकंड में हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है 100 ऐसे आपको चेंज करना है। इसके बाद देखिए एक देखिए अपने पास में जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अपने को यूनिट एंड डायमेंशन पूछी है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे F बराबर में होता है B I L sin थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा समझ लीजिए, साइन थीटा के अंदर मतलब क्या लिखेंगे अपन, साइन 30 साइन 45 जो भी कोई वैल्यू आएगी साइन की, तो वो क्या है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ठीक है, तो बाकी देखिए F की आपको पता ही है m l t -2, मैग्नेटिक फील्ड ये आपको निकालनी है, I की एम्पियर और L लेंथ है, तो यहां से B की वैल्यू आप सिंपल निकालेंगे m l t -2 एम्पियर, और इधर लिख दिया लेंथ। ठीक है, तो L से L चला जाएगा और एम्पियर में आएगा, तो इसको लिखेंगे अपन मास में 1 m1, L लेंथ की कट जाएगी, एम्पियर में लिखेंगे एम्पियर -1 और टाइम में लिखेंगे t -2। तो इस तरह से अपन मैग्नेटिक फील्ड की अपन यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए, ऐसे इन क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि आपको इसकी डायमेंशन निकालनी है एमएलटी फॉर्म में। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। अब देखिए आपको निकालनी है एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, इसकी आपको डायमेंशन निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ठीक है, तो इसको एप्सिलॉन नॉट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये किसका फॉर्मूला होता है, c का, वेलोसिटी ऑफ लाइट का, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला। तो अपने पास में क्या आ गया एप्सिलॉन नॉट c,
ठीक है, इसकी अपने को डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो सी की तो आपको पता ही है वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड को क्या लिखेंगे, एल लेंथ में और टाइम में, टाइम की। ठीक है, ये तो आपके पास दिया गया और हमको एप्सिलॉन नॉट की ओर निकालनी है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की अपन कैसे निकालेंगे, देखिए फोर्स का फॉर्मूला दो चार्ज के बीच में क्या होता है वो देखिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, यहाँ के क्या होता है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या हुआ है, 1 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास में फोर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, तो ये क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एफ आर स्क्वायर। ठीक है, 1/4 पाई आएगा, ये 1/4 पाई है, तो 1/4 पाई क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ये डायमेंशन लेस होती है। ठीक है, देखिए एप्सिलॉन नॉट की कैसे निकालेंगे, क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो कल अपन देख रहे थे क्यू को अपन क्या लिखते थे, आई बराबर में क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो क्यू को क्या लिखेंगे, आई इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, यह आ जाएगा क्यू को हमें डायरेक्ट कूलाम के अंदर कभी भी नहीं लिखा है, क्योंकि कूलाम होता है वो फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होती है, तो इसको कूलाम को एम्पियर इंटू टाइम में बदल दिया। तो क्यू स्क्वायर, यहां से देखिए क्यू स्क्वायर हमें 4 पाई एफ आर स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर को लिखेंगे एम्पियर इंटू टी का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस 2, और उसके बाद देखिए आर स्क्वायर, आर क्या होती है यहाँ पे, लेंथ। ठीक है, एल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में जो कट रहा है उसको काट देंगे, फिर टाइम में है ये इतना है, अपने को निकालनी थी एप्सिलॉन नॉट, अब सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर, और सी की होती है एल, ये मल्टीप्लाई कर देंगे अपन एल टी इनवर्स। ठीक है, तब देखिए लेंथ में देखिए, सबसे पहले देखिए मास में, तो मास है ये और कोई भी नहीं है, तो मास में हो जाएगा एम इनवर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए लेंथ में, लेंथ से एल से ये एल कट जाएगा और ये एल बच जाएगा, तो एल माइनस 2। उसके बाद देखिए एम्पियर में, उसके बाद देखिए टाइम में देखिए t2 ये है, t माइनस 2 ये है, t माइनस 2 ऊपर जाएगा t की पावर 4 और t माइनस 1 इधर है। ठीक है, t की पावर 4 और t माइनस 1, तो t की पावर आ जाएगी 3। उसके बाद एम्पियर का स्क्वायर, ऐसे अपन एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट की डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छे क्वेश्चन करा रहे हैं, इतने क्वेश्चन करेंगे तो आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं और सही कर सकते हैं। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ
होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये 1 मीटर है, तो 1 मीटर के अंदर आप 2 मीटर ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं 1 मीटर के अंदर। मतलब मीटर के अंदर आप मीटर ही जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, मतलब इसकी जो यूनिट होती है वो सेम यूनिट यदि होती है तो आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आप 1 मीटर के अंदर 2 केजी यदि जोड़ेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि इसका जो सेम यूनिट होती है उसको अपन ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन के अंदर जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस a t। ठीक है, तो v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, u क्या है यहाँ पे u भी वेलोसिटी है। ये जो न्यूटन के 3 नियम होते थे उसके अंदर ये एक फॉर्मूला आता था u, ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये क्या है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, a क्या था यहाँ पे एक्सीलरेशन और t क्या है टाइम। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए तो v माइनस u माइनस a t। ठीक है, अब v की डायमेंशन क्या होती है l t इनवर्स। ठीक है, ये होती है। तो देखिए अब यदि इसकी यदि है इसके अंदर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इसकी भी जो डायमेंशन है वो सेम होगी। जैसे u देखिए u क्या है, तो वैसे वेलोसिटी है तो इसकी तो l t इनवर्स ही होगी। उसके बाद में देखिए माइनस a t। ठीक है, तो a एक्सीलरेशन की क्या होती है, अब देखिए एक्सीलरेशन की होती है l t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है इनटू टाइम। टाइम दे दिया सेकंड के लिए, तो सेकंड से सेकंड कट रहा है मतलब मीटर पर सेकंड ही आ रही है। ठीक है, तो इसकी ये देखिए तो एक्सेलरेशन की क्या हो जाएगी l t माइनस 2 और इनटू टाइम तो t, तो ये भी लिखेंगे तो l, तो ये क्या होता है t पावर माइनस 2 और t की पावर 1 में, तो इसकी क्या आ जाएगी l t माइनस 2। ठीक है, मतलब ऐसे जो इक्वेशन होती है इसके अंदर मान लीजिए आपको यदि एक की डायमेंशन पता है तो बाकी जो सभी टर्म्स है उसकी भी डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, तो x क्या है यहाँ पे x क्या है यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए इसकी भी डायमेंशन क्या होगी l, इसकी भी डायमेंशन आएगी l ही आएगी, और बी टी स्क्वायर है इसकी भी डायमेंशन क्या आएगी l ही आएगी। ठीक है, तो देखिए बी टी स्क्वायर इसकी डायमेंशन क्या आएगी l। ठीक है, तो बी टी स्क्वायर है तो इधर b की वैल्यू यदि b की डायमेंशन बी टी स्क्वायर पूरी टर्म की डायमेंशन हो जाएगी x इक्वल लेंथ। ठीक है, अब बी टी स्क्वायर देखें तो बी टी स्क्वायर यदि है तो b इज इक्वल टू लेंथ है इनटू टाइम स्क्वायर है। ठीक है, तो l डिवाइड बाय t स्क्वायर, तो क्या आ जाएगी l t माइनस 2। b केवल b की डायमेंशन l t माइनस 2 और a की डायमेंशन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी इसकी इक्वल आएगी उसकी आएगी लेंथ है। ठीक, तो ऐसे ये काम में आता है। ठीक है, फॉर्मूलेज की डायमेंशन निकालने के काम में आते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं।
इज इक्वल टू अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा के टी, अल्फा के टी। ठीक है, ये अपने पास में दिया हुआ है। तो एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स। ठीक है, अल्फा बीटा कांस्टेंट, ये दोनों हैं कांस्टेंट। इनकी अपने को डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा के टी, के है यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, टी है टेम्परेचर, टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और एक्स है यहाँ पे डिस्टेंस। ठीक है, ये अपने पास में दिया हुआ है एफ इज इक्वल टू अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा के टी। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये ऐसे ही है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में अल्फा के टी। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए 10 की पावर 2 होती है। ठीक है, तो ये पावर में होती है, ये क्या होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में अल्फा के टी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन में अल्फा के टी। ठीक है, ये है डायमेंशनलेस, क्वांटिटी। ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसकी डायमेंशन m0 l0 t0। ठीक है, अब ऐसा कर क्यों रहे, देखिए एक्सपोनेंशियल में ये दिया हुआ है, तो मतलब ये कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी आएगी, m0 l0 t0 आ जाएगी। x स्क्वायर x डिस्टेंस है अल्फा के t, इनकी डायमेंशन होती है, अल्फा की नहीं होती, अल्फा की नहीं निकालनी है। ठीक है, अल्फा की निकालेंगे, फिर फोर्स और अल्फा बीटा, ठीक है, दो के बराबर रखेंगे तो अल्फा की है, बीटा की और निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए m0 l0 t0। ठीक है, तो देखिए l स्क्वायर डिस्टेंस है x, तो l स्क्वायर उसके बाद में ये आ गया अल्फा। ठीक है, अल्फा को भेज दीजिए आप इस साइड में, अल्फा आ गया इधर। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालना है ना, तो l स्क्वायर और ये डायमेंशनलेस है तो ये इसको तो अपन 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा के और t। ठीक है, तो के टी, के और टी बच गया। टी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर टी है टेम्परेचर, इसको अपन यूनिट में मैं लिख रहा हूँ, केल्विन में लिख रहा हूँ। ठीक है, के से दर्शा रहा हूँ केल्विन में, ये आ गया। अब ये क्या है, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की आप डायमेंशन कैसे निकालेंगे, pv इज इक्वल टू kT। ठीक है, यहां से निकालेंगे p प्रेशर, v वॉल्यूम, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट, t टेम्परेचर। तो k की निकालेंगे आप pv अपॉन t। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर की लिख दिया हमने k में। ठीक है, तो फोर्स के लिखेंगे m(L(T)-2 डिवाइड बाय l स्क्वायर इनटू v वॉल्यूम L³ बटा केल्विन। ठीक है, तो ये अपने पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट की क्या है, क्या आ जाएगी, डायमेंशन। तो ये आ जाएगी l स्क्वायर से l बचेगा यहाँ पे, तो m(L)² और केल्विन इनवर्स, ये आ जाएगी बोल्ट्जमान कांस्टेंट की डायमेंशन। इसको यहाँ पे अपन रख देंगे, देखिए m(L)2 t-2 और केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये हम यहाँ पे देखेंगे, केल्विन से केल्विन कट जाएगा। देखिए अल्फा की डायमेंशन क्या बचेगी, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में m इनवर्स और t-2 का तो ऊपर जाएगा तो t स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास में अल्फा की डायमेंशन। ठीक है, अच्छा है, देखिए आधा क्वेश्चन यहाँ पे अपना
हो गया। इसके बाद में देखिए अपने को क्या करना है। अब देखिए अपने पास एल्फा की है, ठीक है, एल्फा की आप यहाँ पे रख दीजिए एम इनवर्स और टी की पावर 2, ठीक है, एम इनवर्स माइनस 1, ठीक है। ये आ गया अपने पास में एल्फा की, ठीक है। अब देखिए फोर्स की, फोर्स इज इक्वल टू एल्फा बीटा, ठीक है। ये क्या थी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू थी, डायमेंशन लेस थी। फोर्स, फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस 2। एल्फा की क्या है, एम इनवर्स टाइम में और बीटा। ऐसे ही आप बीटा की निकाल सकते हो। बीटा की निकाली तो एम एल टी माइनस 2 एम इनवर्स और टी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए एम इनवर्स ऊपर जाएगा तो एम स्क्वायर, लेंथ में लिखेंगे एल और टाइम में टी स्क्वायर है, इधर टी की पावर माइनस 2 है, तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस 4, टी की पावर माइनस। इस तरह से अपन अल्फा और बीटा दोनों की डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो ऐसे काम आता है, ठीक है। आगे देखिए आपको एक कांस्टेंट पकड़ना है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ भाई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगी, आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि एक मेलस लॉ का फॉर्मूला होता था आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसे आता है। तो ये क्या है यहाँ पे इंटेंसिटी, ये क्या दिया है इंटेंसिटी, कोस स्क्वायर थीटा क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब थीटा के अंदर चाहे कुछ भी हो तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पकड़ लेना और डायमेंशन लेस कर देना। जैसे अपने को पूछ ले कोस स्क्वायर ए एक्स अपॉन में एफ टी, ऐसे दे दे कोस स्क्वायर ए एक्स अपॉन में एफ टी। तो ये क्या है, पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसकी जो ये है डिग्री है, डिग्री क्या होती है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। तो ए एक्स अपॉन में एफ टी, ये क्या जाएगी m0 l0 t0, ठीक है। यहाँ पे x मान लीजिए डिस्टेंस, f मान लीजिए फोर्स और t मान लीजिए टाइम, और अपने को एक ही डायमेंशन निकालनी है, ठीक है। तो एफ टी अपॉन में x, ठीक है। तो फोर्स के लिख देंगे आप m l t माइनस 2, टाइम की लिख देंगे t और डिस्टेंस की लिख देंगे f। तो h साइड कट जाएगा, m t से एक कम हो जाएगी t माइनस। इस तरह से आप एक ही डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। जैसे साइन के अंदर आ जाए या फिर लॉग के अंदर आ जाए, तो इन सबको की जो वैल्यू आती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, ठीक है। अब साइन के अंदर आता है तो साइन के अंदर क्या आएगा, एंगल ही आएगा, और एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक और बढ़िया से क्वेश्चन, ये देखिए कई बार एग्जाम में पूछ लेता है सोलर कांस्टेंट की, ठीक है, या सोलर एनर्जी, सोलर कांस्टेंट ही है, देखिए, ठीक है। तो सोलर कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो एनर्जी की m l t माइनस 2 और टाइम इनटू एरिया तो t l स्क्वायर, और तो क्या हो जाएगा ये m l माइनस 1 और t ऊपर जाएगी तो t माइनस 3, ठीक है। इस तरह से ये भी है सोलर कांस्टेंट है। तो इनका फॉर्मूला याद रखना था बेसिकली आप, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब एक क्वेश्चन देखिए, इफ मोमेंटम
momentum, area and time are fundamental quantities, then the dimension formula for energy, the dimension formula for energy, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप समझिए, मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। देखिए हालांकि मोमेंटम, एरिया और टाइम तीनों ही डेरिवेटिव्स फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है, लेकिन इफ यदि आपको मानना है कि मोमेंटम, एरिया एंड टाइम ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और आपको एनर्जी को इसकी मोमेंटम, एरिया और टाइम इसकी डायमेंशन में आपको लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहना क्या चाह रहा है कि एनर्जी है ये इन तीनों पे कैसे लिखी जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी मतलब मान लीजिए ये इस पे डिपेंड करेगा, मोमेंटम पी, पी की क्या है यहाँ पे पी, ठीक। इसकी डायमेंशन निकालनी, डायमेंशन क्या होती है, पावर ऑफ बेस क्वांटिटीज, तो बेस क्वांटिटी और ये ए, ठीक है। तो मोमेंटम ने मान लिया ए, उसके बाद मान ली एरिया, एरिया की हो गई बी, ठीक है, और टाइम की हो गई सी, ठीक है। अब हमने ए, बी और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए ये आता है मेरे पास में, ये क्या बोलते हैं इसको, अपन जैसे फॉर्मूला डायमेंशन से अपन ऐसे फॉर्मूले निकालते हैं ना, इंट्रोड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ऐसा मतलब रिलेशन निकालना होता है तब जो ये प्रोपोर्शनल आता है, जैसे दिमाग में एक कांस्टेंट आएगा के या कुछ भी कांस्टेंट आएगा, तो वो जो कांस्टेंट होता है, ये लिमिटेशन होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट होता है इसकी डायमेंशन होती है डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस, ठीक है, ये होता है डायमेंशनलेस, ठीक है। अब देखिए एनर्जी की मोमेंटम, एरिया और टाइम इन तीन के अंदर अपने को बता नहीं है इसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है। तो देखिए एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m(L2 T - 2), ठीक है। ये मैंने आपको याद करने के लिए किया था। उसके बाद ये क्या है, ये k कोई कांस्टेंट है, ठीक है। इसको आप नए भी लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए p क्या है यहाँ पे, मोमेंटम क्या होता है, p = mv, ठीक है, p = mv। तो मास m और v वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को हम क्या लिखेंगे, L(T इनवर्स), ये इसकी डायमेंशन होगी, फिर पावर लिख देंगे अपन e, उसके बाद एरिया का L² की डायमेंशन v, उसके बाद टाइम में c, ठीक है। ये अपने पास में आ गया। अब देखिए m(L2 T - 2), ठीक है, ये आया, ठीक। अब देखिए मास में लिखेंगे तो एक मास यहाँ पे है, इसके अलावा और कोई भी मास नहीं है, तो m की पावर a, ठीक है। उसके बाद देखिए लेंथ में लिखेंगे, लेंथ l की पावर a, L² की पावर 2b, तो ये हो जाएगा a + 2b। टाइम में देखिए t, टाइम में देखिए -a + c, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब देखिए m की पावर a और n की पावर यहाँ पे है 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक। उसके बाद देखिए a + 2b, तो a + 2b लेंथ है L², इसकी है L की स्क्वायर है, a + 2b = 2, ठीक है। तो a की वैल्यू लिखेंगे हम 1 + 2b = 2, तो b की वैल्यू 2 - 1 = 1/2, 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2, ठीक है, 1/2। उसके बाद देखिए टाइम में देखिए, अब टाइम में देखिए -2 कंपेयर कर लीजिए, t की पावर -2 और उधर है -a + c, ठीक है। तो a की वैल्यू है लिखेंगे 1 - 2 = -1 + c, ठीक है। a की पावर 1 आ रहा है, a के यहाँ पे रखे 2b और 2b 2 - 1 b = 1/2, -2 + 1 = c,
तो सी की वैल्यू यहाँ पे क्या जाएगी माइनस -2 प्लस 1 सी की इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ तो ए बी और सी की वैल्यू है मेरे पास में 1। ठीक है, तो देखिए डायमेंशन में क्या डिपेंड करेगा, तो डायमेंशन देखिए p a की पावर आई 1। ठीक है, a b की वैल्यू आई अपने पास में 1/2 और टाइम की वैल्यू आई अपने पास में -1, c की वैल्यू -1। तो एनर्जी कैसे डिपेंड कर रही है, p1 एरिया 1/2 और टाइम -1 p मोमेंट। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए एक बार और भी सॉल्यूशन करते हैं का, ये आपको सब टाइप के किए जा रहे हैं। इसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद आपको थर्मल कंडक्टिविटी ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी की आपको डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो इसकी देखिए dq बटा dt इज इक्वल टू k a dq बटा dt। q क्या है यहाँ पे, q है यहाँ पे एनर्जी। ठीक है, dq बटा dt, k है यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी, a है एरिया और dt अपॉन dx। ठीक है, एक फॉर्मूला देख देता हूँ, dq बटा dt k a dt बटा dx। ठीक है, ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब आपने को k की निकालनी है। अब देखिए q क्या है यहाँ पे, एनर्जी, हीट एनर्जी होती है ना, हीट एनर्जी केवल q। ठीक है, कंडक्टिविटी T क्या है, टेम्परेचर, A क्या है, एरिया। ठीक है, अब देखिए अपने को K की निकालनी। ठीक है, तो K का फॉर्मूला हो जाएगा dq बाई dt डिवाइड बाई एरिया dt बाई dx। ठीक है, ये हो जाएगा इस K कंडक्टिविटी के अपने को डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो dq बटा dt, तो q क्या है यहाँ पे, हीट एनर्जी। एनर्जी क्या होती है m(n2t-2) dq बटा dt, मतलब ये टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव है, तो टाइम की और लिखेंगे। ठीक है, तो dq बाई dt है टाइम में, तो t -1 और आ जाएगा। उसके बाद देखिए एरिया की होगी l²। ठीक है, dt बटा dx, मतलब ये टेम्परेचर, T क्या है, टेम्परेचर होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। टेम्परेचर को लिखेंगे अपन केल्विन का लिख दिया k dx। ये क्या है, लेंथ में है डेरिवेटिव, तो x है यहाँ पे लेंथ और t है टाइम। ठीक है, तो x लेंथ आ गया, तो ये होगा l इनवर्स। ठीक, तो इसको अपन सॉल्व कर देंगे, तो n l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा, l इनवर्स ऊपर जाएगा तो l में आ जाएगा। उसके बाद k है, ये k इनवर्स में n की t की पावर -2 t की पावर -1, तो ये t की पावर -3 हो जाएगा। उसके बाद l इनवर्स ये बचा है, l इनवर्स ऊपर गया l हो गया, केल्विन बचा। ठीक है, तो केल्विन की माइनस ये ऐसे। ठीक है, ये है थर्मल कंडक्टिविटी। एक होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, J इज इक्वल टू सिग्मा E। ठीक है, J है यहाँ पे करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो J इज इक्वल टू I अपॉन A और E है यहाँ पे इलेक्ट्रिक
फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, F बराबर में QE, तो यहां से तो आप निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, और सिग्मा इज इक्वल टू J अपॉन E, ठीक है। तो J करंट डेंसिटी की जगह लिखेंगे आप I अपॉन A, और E की जगह लिखेंगे आप F अपॉन Q, ठीक है। तो फिर आपके पास में आएगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की डायमेंशन, ठीक है। हम देखिए एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ लास्ट क्वेश्चन, मतलब अब सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ये डी है डिस्टेंस, ठीक है, ये कर रहा है रो डेंसिटी की पावर एक्स, आगे क्या है ये एस की पावर वाई, और फ्रीक्वेंसी, रो, उसके बाद देखिए ए रो की पावर एक्स, ए की पावर वाई, और फ्रीक्वेंसी की पावर जेड। एफ है फ्रीक्वेंसी, ए है एक्सीलरेशन, रो है डेंसिटी, मास डेंसिटी, ठीक है। तो देखिए रो क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो इसकी हो जाएगी एम एल माइनस क्यू, ठीक है। ए एक्सीलरेशन है, तो इसकी आ जाएगी एल टी माइनस टू, ठीक है। उसके बाद देखिए एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एक बटा टाइम है, तो ये आ जाएगी टी इनवर्स, ठीक है। डी की प्रोपोर्शनल, डी क्या है, लेंथ में है खुद, डी डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते हैं, डी डिस्टेंस में है तो एल की पावर 1 इज इक्वल टू रो, रो क्या है, एम एल माइनस क्यू की पावर एक्स, उसके बाद ए तो एल टी माइनस टू की पावर वाई, टी माइनस 1 की पावर जेड, ठीक है। अब देखिए लेंथ L1, M 0, L1, T 0, ठीक है। तो मास में देखिए, मास में है x, अब लेंथ में देखिए, लेंथ में है -3x प्लस -2, L में -3x और L में है y प्लस y। टाइम में है, इधर भी नहीं है, टाइम है -2y -z, ठीक है। अब देखिए m की पावर यहाँ पे है x, इधर है 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, -3x प्लस y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू यहाँ पर देंगे 0 प्लस y इज इक्वल टू 1, तो y हो जाएगी 1, ठीक है। अब y की वैल्यू -2y z इज इक्वल टू, टाइम में है 0, ठीक है, टाइम में 0, तो -2y z इज इक्वल टू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे, -2 z इज इक्वल टू 0, तो -2 इज इक्वल टू z। तो अपने पास में x, y और z की वैल्यू आ जाएगी, x, y और z की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो डिस्टेंस इसके प्रोपोर्शनल डायमेंशन में है, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद अपन और भी अच्छे लेक्चर्स कराएंगे।